आज के वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूजीसी नेट पेपर वन में। और ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करते हो तो आगे आपको भी पता है कि अगर जेआरएफ कोई क्लियर करता है तो उसके लिए रिसर्च एक बहुत ही मतलब प्राइम एरिया हो जाता है। तो आपको पीएचडी में भी बेसिकली इन सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम तीन मेन एजेंडा जिस पे हम बात करेंगे, वो कि रिसर्च का मीनिंग क्या है, और एक अच्छे रिसर्च का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि रिसर्च कितने टाइप्स का हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो लोग आइदर यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हो, या फिर आप बेसिकली कह सकते हो कि जेआरएफ के बाद आपका पीएचडी में जब जाओगे तब भी ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन आपको देगा। ठीक है। तो पहला है कि पहले देखो आप, इस लेक्चर को हम ऐसे देखेंगे कि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे तो उसका मैं बेसिकली आपको एग्जाम्पल के थ्रू बैकअप दूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ कि वो कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप देखो कि बेसिकली रिसर्च होता क्या है। ठीक है। रिसर्च जो है एक इनोवेशन का चीज है। ठीक है। इनोवेशन का मतलब नए इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिलता है। ठीक है। रिसर्च अगर कोई करता है तो उसका जो सोल मोटिव होता है वो यही होता है। ठीक है, कि एक नए इंफॉर्मेशन को हम कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, और इसका जो कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है। और इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच करना होगा। तो वही चीज हम देखेंगे यहाँ पे। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि पहला जो हमारा गोल होता है वो कि आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। अल्टीमेटली रिसर्च में आपको प्रॉब्लम को ढूंढना होता है और उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन देना होता है। ठीक है। ये एक लेमन टर्म है, बट एक सीक्वेंशियल वे में एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है। किसी भी अप्रोच को आप पहले नहीं ला सकते। ठीक है। तो अब आपके पास प्रॉब्लम है तो आप फॉर्मुलेट करोगे हाइपोथेसिस को। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप हाइपोथेसिस बना लोगे तब आप डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्शन के बाद उस डेटा का एनालिसिस किया जाएगा, और फिर अंतिम में आप कंक्लूजन दोगे, और आपका जो हाइपोथेसिस है उसके ऊपर कंक्लूजन दोगे कि ये मतलब आपका जो हाइपोथेसिस क्रिएट हुआ है वो सही है या गलत है। अब अगर एक एग्जाम्पल को देखें तो मान लो आप रिसर्च करना चाहते हो कि मतलब रिसर्च इस सेंस में कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को क्यों पसंद है, मतलब स्टूडेंट आर लाइकिंग ऑनलाइन क्लासेस मोर एज कंपेयर टू ऑफलाइन क्लासेस। तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया, मतलब या कह सकते हो रिसर्च क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है। तो इसमें हम पहला जो स्टेप होगा कि हम पहले एक गेस करेंगे। गेस इन द सेंस कि इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि ट्रैवलिंग टाइम उनको कम लग रहा है, तो इससे उनका कॉस्ट सेविंग भी हो रहा है। और दूसरा हो सकता है कि बहुत बच्चे स्टूडेंट जो है, मतलब मेन रीजन आप एक गेस बनाए। ठीक है। हम पहले एक हाइपोथेसिस की बात करते हैं, दो तीन हाइपोथेसिस नहीं चलता है। एक हाइपोथेसिस आप बनाए कि स्टूडेंट आर लाइकिंग ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस मोर, व्हाई? बिकॉज दे आर सेविंग ऑन देयर ट्रैवल टाइम। ठीक है। तो अब क्या करोगे कि आप डेटा कलेक्ट करोगे कि रैंडम आप 100 कॉलेज स्टूडेंट्स से आप पूछे कि आपको ऑनलाइन क्लास पसंद है या ऑफलाइन। तो अगर 100 में से 99% या एक मतलब सेफ जोन में 90 बच्चे अगर बोल रहे हैं कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस पसंद है, तो आप ये कह सकते हो कि मोस्टली पीपल आर, या मोस्टली स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस पसंद है। और आप ये चीज आप ऑनलाइन जो कोचिंग सेंटर्स हैं या फिर गवर्नमेंट को भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि सो स्टूडेंट्स आर लाइकिंग ऑनलाइन क्लासेस, सो वी मस्ट स्विच टू दिस ऑनलाइन क्लासेस मोड। ठीक है। तो ये आप देखिए कि एक प्रॉब्लम दिखा, रिसर्चर ने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके लिए एक हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस के बाद डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऑनलाइन क्लासेस आर मोर प्रेफर्ड। समझ रहे हो? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका। नेक्स्ट है कि रिसर्च क्यों करते हैं लोग। बहुत सारा एग्जाम्पल है, बट मैं कुछ एग्जाम्पल्स को लेके आया हूं। जैसे पहला बोल रहा हूँ कि टू ऑप्टेन एडवांस डिग्रीज लाइक एमफिल और पीएचडी। हालांकि इंडिया में अब एमफिल होता नहीं, तो पीएचडी होता है, आपको ही पता है। तो आपको भी पता है कि
रिसर्च इज द कोर ऑफ पीएचडी, मतलब आपका प्रॉपर रिसर्च वर्क होता है, आपका जो कोर्स वर्क वगैरह होना होता है, या फिर आप कह सकते हो कि आपका जो टेक्सचुअल नॉलेज वगैरह है वो सब आपका अंडर ग्रेड और एटमोस्ट मास्टर्स में आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपको उन नॉलेज के बेसिस पे आपको रिसर्च करना, समझ रहे हो। नेक्स्ट है आपका टू एड्रेस रियल लाइफ चैलेंजेस। रियल लाइफ चैलेंजेस में सबसे आप कह सकते हो कि आप अभी देखते हो कि कोविड 19 में जो जब आया कोविड 19, तो आपको पता है कि अचानक से सबको ये होने लगा कि वैक्सीन बनाना है। तो वैक्सीन बनाना इज मीन्स कि आपको रियल लाइफ चैलेंज मिल चुका है, अब उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन भी आप आइडेंटिफाई कर लियो कि वैक्सीन से ही कोविड 19 को कैटर किया जा सकता है, तो आप वैक्सीन बनाने के लिए अपना टाइम डिवोट करने लगे, अपना जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने लगी। नेक्स्ट है कि कुछ रिसर्चर को डिस्कवर करना या क्रिएटिव प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना एक फन लगता है, ठीक है। वो उसी में अपना एक हैप्पीनेस सा ढूंढ लेते हैं, तो वो भी एक रीजन है कि पीपल रिसर्च करते हैं, ठीक है। देन सोसाइटी को एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है रिसर्च। जैसे अभी कोविड 19 के केस में अगर वैक्सीन बनता है, तो ये सोसाइटी के वेलफेयर की बात है ना। कितनी डेथ्स देख रहे थे आप, कितने लोग बीमार हो रहे थे, तो उनको अगर फायदा होता है तो इट इज अ वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन फॉर अ सोसाइटी एज अ होल, समझ रहे हो। पूरा सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा रहा है ये रिसर्च। तो ये था कि रिसर्च क्यों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वाई, या कह सकते हो कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले एक जो कि आप कह सकते हो मीनिंग ऑफ रिसर्च से मोर और लेस मिलता जुलता है, कि जो ऑलरेडी पता है उसके बारे में पढ़ना और समझना, ठीक है। फिर कोई प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना, उसके बारे में क्वेश्चन करना, और इशू क्या है उसको रिसॉल्व करना, ठीक है। फिर न्यू आइडिया को फाइंड करना, या फिर कह सकते हो कि कुछ अगर नया अगर खोजे हो तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। फिर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और फिर है कि नए नॉलेज को क्रिएट या प्रोड्यूस करना बोलते हैं, ठीक है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव रिसर्च का। अब है कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको, या एक एग्जाम्पल से आप समझोगे कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ठीक है। मान लो कोई रिसर्चर है, वो एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, और उसके बारे में स्टडी कर रहा है, कह सकते हो आप। तो उसका एक जो अप्रोच होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि पहले तो जो ऑलरेडी वर्क होया हुआ है, तब कुछ रिसर्च होगा, एग्जिस्टिंग रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू करना होगा। तो इसका है कि रीड व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट पॉल्यूशन, समझ रहे हो। फिर आपको एक वाई ढूंढना है, वाई इन द सेंस कि क्यों पॉल्यूशन हाई है एक सर्टेन सिटी में। आप दिल्ली का केस ले लो। दिल्ली में आप देख रहे हो कि पॉल्यूशन हर बार विंटर के समय में हाई हो जाता है। तो क्यों होता है ये चीज, तीन चार रीजन तो आपको सीधा दिखता है कि किसान जो पराली जलाते हैं, फिर आपका व्हीकल से जो पॉल्यूशन होता है, फिर आपका कंस्ट्रक्शन वर्किंग से पॉल्यूशन होता है। तो ये सब रीजन है कि क्यों पॉल्यूशन हाई है। अब आपको रीजन पता चल गया, तो अब आप एक अच्छा सा सॉल्यूशन दोगे, आइदर गवर्नमेंट को या फिर जैसे भी, मतलब आप सोसाइटी को एक कंट्रीब्यूशन देना है आपको कि पॉल्यूशन एक मेजर हर्डल है, आपका हेल्थ इशू हो रहा है, आपको पता है, आप बहुत सारे चीजों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसका एक सॉल्यूशन देना है कि पॉल्यूशन को कम कैसे करना है, समझ रहे हो। तो ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का, मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है हमारा कि एक अच्छा रिसर्च का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि आप इन मतलब कह सकते हो इन चीजों पे अगर ध्यान दोगे तो आपका रिसर्च एक क्वालिटेटिव, या सॉरी क्वालिटी आपके रिसर्च का बढ़ जाएगा, और आपके रिसर्च का वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दिखेगा, ठीक है। तो पहला कि आपका रिसर्च सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप रूल, स्टेप बाय स्टेप रूल, और क्लियर सेट ऑफ रूल्स, है क्लियर सेट ऑफ रूल। इसका मतलब क्या है, जैसे एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वो प्लान कर रहा है एक्सपेरिमेंट करने की, तो वो डिसाइड करेगा कि व्हाट टू स्टडी, हाउ टू कलेक्ट डेटा एंड हाउ टू एनालाइज इट।
ये सारे सवालों का जवाब उसको चाहिए, बट इट विल बी इन स्टेप बाय स्टेप और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा इसका, ठीक है। सिस्टमेटिक का मतलब हुआ व्हाट टू स्टडी, हाउ टू कलेक्ट डेटा। तो पहले आप व्हाट टू स्टडी का मतलब कि पहले क्या पढ़ना है ये डिसाइड करो, सीधे डेटा कलेक्ट नहीं कर लो। समझ रहे हो? तो ये स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो होना, कुछ भी रैंडमली यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब रिसर्च जो आप करोगे वो न्यूट्रल और फेयर होना चाहिए। न्यूट्रल और फेयर का मतलब, इसको एग्जांपल दूंगा। मान लो लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे थे हम, तो किसी रिसर्चर ने इस चीज को रिसर्च करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो 100 स्टूडेंट का डेटा लिया, उनके रिपोर्टिंग में तो ये आया कि ऑफलाइन सब लोग चाह रहे हैं, ठीक है, या ऐसे समझो कि ऑनलाइन चाह रहे हैं सब लोग कि ऑनलाइन हो जाए। बट वो जो रिसर्चर है वो बायस्ड है इस चीज को लेके कि ऑफलाइन होना चाहिए, तो वो डेटा का रिपोर्टिंग गलत कर देगा। समझ रहे हो? तो रिसर्चर का पर्सनल ओपिनियन जो है बायसनेस क्रिएट कर रहा है, कि एज अ होल स्टूडेंट से जब वो डेटा कलेक्ट कर रहा है उस समय तो स्टूडेंट ने बहुत 90% स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग चाहिए, बट सिंस रिसर्चर इज बायस्ड ऑफ ओपिनियन कि देयर शुड बी ऑफलाइन क्लासेस, तो उसने डेटा रिपोर्ट कर दिया कि सभी लोग ऑफलाइन क्लासेस चाह रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि न्यूट्रल और फेयर होना चाहिए। फिर है आपका एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मतलब रिसर्च रियल लाइफ एविडेंस पे डिपेंड होना चाहिए। और ये रियल लाइफ एविडेंस पे डिपेंड कैसे होगा? आपको थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू सर्वे, थ्रू एक्सपेरिमेंट, इन सब के थ्रू आप रियल लाइफ एविडेंस को कलेक्ट करो। समझ रहे हो? जैसे आपको एक एग्जांपल कि आप एक पार्क में डेली कितने लोग विजिट करते हैं, इसको आपको काउंट करना, आपको गेस नहीं करना। समझ रहे हो? तो ये काउंटिंग करना है प्रॉपर। गेस वर्क करोगे तो इट इज नॉट अ गुड रिसर्च। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि डिपेंड्स ऑन रियल लाइफ एविडेंस कलेक्टेड। ठीक है। फिर है आपका ये रिगरस और वैलिड होना चाहिए। रिगरस और वैलिड मतलब आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। केयरफुल रहना कि मतलब आपको डेटा प्रॉपरली चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं, ट्रस्टवर्दी है या नहीं, क्योंकि आप देखें ना, कुछ रिसर्चर पर्सनल बायसनेस या पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे रिसर्च को गलत कोट करते हैं। तो ये होना चाहिए रिगरस और वैलिड, मीन्स स्ट्रिक्ट एंड केयरफुल। ठीक है। और दिस ऑल्सो शुड बी रेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल का मतलब हुआ कि अगर आप कोई अच्छा रिसर्च करते हो तो कोई दूसरा अगर चाहे तो आपके रिसर्च को यूज कर सके। मान लो आप इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ते हो पैनल डेटा मॉडल, तो जिसने पैनल डेटा मेथोडोलॉजी को लाया होगा उस पैनल डेटा मेथोडोलॉजी को और भी रिसर्चर को यूज कर रहा है ना। इट मीन्स कि पैनल डेटा मेथोडोलॉजी इज रिप्लिकेबल। रिप्लिकेबल मतलब और भी लोग यूज कर पा रहे हैं, एग्जिस्टिंग रिसर्च पे बिल्ड अपॉन करना को रेप्लिकेबल बोलते हैं। ठीक है। मीन्स अदर रिसर्चर should be able to repeat the same study। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनरलाइजेबल। मतलब आप मान लो किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप को लेकर के रिसर्च किए और उसको फिर जनरलाइज कर रहे हो। जैसे आप कह रहे हो कि मतलब दिल्ली में फ्रूट्स अगर लोग खा रहे हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कम रहा, मतलब नॉर्मल रेंज में रह रहा है, दे आर नॉट वेरी मच प्रोन टू ब्लड प्रेशर का जो भी आपका डिजीज हो रहा है। ठीक है। बट आप अगर वही आसाम में जा रहे हो, वहां पे अगर फ्रूट्स खा रहे हैं लोग तो उनका ब्लड प्रेशर सही नहीं रह रहा, तो आपका रिजल्ट वैलिड हो गया, मतलब इनवैलिड हो। तो आपका रिसर्च जनरलाइजेबल होना चाहिए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के रिसर्च की हो और उसका रिजल्ट अगर बाकी दूसरे डिफरेंट ग्रुप पे अगर इम्पार्ट किया जाए और अगर नहीं होता है
मतलब आपका जो कंक्लूजन वहां प्रूव नहीं हो रहा है, तो योर रिसर्च नॉट जनरलाइजेबल। तो जनरलाइजेबल होना चाहिए आपका रिसर्च, समझ रहे हो? समझ रहे हो, इट शुड बी एप्लीकेबल टू अदर ग्रुप्स ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट है एथिकल। एथिकल कंसर्न होना चाहिए। एथिकल इन द सेंस कि एक सेट ऑफ मोरल रूल्स होता है, ठीक है, वो किसी रिसर्चर को फॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि किसी पर्सन का प्राइवेसी को मेंटेन करना, उनका कंसेंट लेना, कुछ भी अगर डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो तो उनका कंसेंट। जैसे कई बार आप डेटा कलेक्ट करने जाओगे तो उसमें आप फोन नंबर या ईमेल वगैरह लिख देते हो, बट जो आपके रिस्पॉन्डेंट होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम फोन नंबर नहीं देंगे। तो विदाउट कंसेंट आप उनका फोन नंबर, इवन नाम भी आप नहीं कर सकते। बहुत बेसिक में आप उनका जेंडर को कोट कर सकते हो, मेल और फीमेल, और उसमें भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। तो ये इसका एथिकल कंसर्न मतलब पीपल का प्राइवेसी को मेंटेन करना है, उनका कंसेंट होना चाहिए। एंड योर रिसर्च लाइक मस्ट नॉट हार्म एनीवन। समझ रहे हो? और रिपोर्ट जो आप करोगे रिजल्ट का, वो ऑनेस्टली करना है। आप बायस्ड रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो ये एथिकल कंसर्न होता है, ठीक है। मस्ट फॉलो मोरल रूल। समझ रहे हो? फिर है आपका कम्युलेटिव। ये सब हो गया। कम्युलेटिव का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी रिसर्च होया हुआ है उस पे एड ऑन होता है कई बार। समझ रहे हो? जैसे अभी मैंने बात किया था कि अगर नया रिसर्च होगा, या फिर ऐसे इसको समझो कि आपको आपके रिसर्च ने ये बताया कि हाउ पोल्यूशन इफेक्ट हेल्थ, तो आपने कारण बता दिया रिसर्च करके कि पोल्यूशन हेल्थ को कैसे इंपैक्ट कर रहा है। तो अगला जो रिसर्च होगा वो इस रिसर्च के बेसिस पे बताएगा कि हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन। वाई? क्योंकि उन्होंने देखा है कि पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है हेल्थ को, तो हमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए। एंड वी विल बी एबल टू गिव आंसर कि हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन। समझ रहे हो? पॉल्यूशन का इंपैक्ट देख के हमने सॉल्यूशन दिया पॉल्यूशन को काउंटर करने। तो ये है, आपको कह सकते हो कम्युलेटिव, एड ऑन करना। ठीक है। तो आप कह सकते हो न्यू स्टडीज बिल्ड ऑन ओल्ड वन। ठीक है। फिर है आपका कम्युलेटिव, सॉरी इटरेटिव। इटरेटिव मीन्स कि रिसर्च जो है ऑफनली ऐसे देखोगे कि साइकिल में होता है। साइकिल में होता है कि जैसे मान लो एक नया मेडिसिन आता है, ठीक है, आपको टेस्ट करना है उस मेडिसिन को। तो आप क्या करोगे कि जैसे ऐसे समझो कि कोविड 19 का वैक्सीन गवर्नमेंट या मतलब आईसीएमआर ने इन्वेंट किया। तो कोविड 19 का वैक्सीन में टाइम के साथ इंप्रूवमेंट होगा। समझ रहे हो? इटरेटिव का मतलब टाइम के साथ इंप्रूवमेंट होना। कोई भी अगर आप रिसर्च किए हो या कोई ऐसा इन्वेंशन दे दी, तो आपको पता है कि उसमें बहुत सारा करेक्शन होता है ओवर द टाइम। समझ रहे हो? तो इटरेटिव का मतलब रिसर्च टू बी करेक्टेड और ओवर टाइम। फिर प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम ओरिएंटेड तो बहुत क्लियर है कि मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मतलब आप जो भी गैप है उसको फिल करने की कोशिश करना। जैसे मान लो कोई अ, किसान है जो ड्राउट को, मतलब अगर कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में ड्राउट आया, ठीक है, तो ड्राउट आया तो आपको पता है कि पानी की जरूरत होगी। तो हम उनको रिसर्च के थ्रू बताएंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप पानी को सेव कर सकते हो। या फिर गवर्नमेंट जो है कोई कनाल वगैरह सिस्टम के थ्रू, जहाँ पे पानी अबंडेंस है वहां से पानी जो ड्राउट प्रोन एरिया है वहां पे
सप्लाई करा है, ठीक है। तो इट्स मीन्स की सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। अब हम देखेंगे बहुत सारा टाइप्स ऑफ रिसर्च को, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। फर्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये सब रिसर्च का जो टाइप में पढ़ाऊंगा, इसका मैं वो वन वर्ड, मतलब वन वर्ड या कह सकते हो कि वन शॉर्ट सेंटेंस, जो कि आपको पूरा उस पर्टिकुलर वर्ड का क्रक्स पता है। जैसे देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन है कि आप बेसिकली डिस्क्राइब करते हो कि व्हाट इज हैपनिंग। ये मेन एजेंडा होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली सर्वे के थ्रू या ऑब्जर्वेशन या केस स्टडी के थ्रू होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि जैसे अभी हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहे थे, तो एक सर्वे के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं और कितने ऑफलाइन। तो दिस इज जस्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। टू फिगर आउट योर रिसर्च क्वेश्चन, मतलब आपका रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च का एजेंडा क्या था, कि आपको ऑनलाइन क्लासेस पसंद है बच्चों को या ऑफलाइन की, या मतलब कोचिंग सेंटर या गवर्नमेंट को स्विच करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। डिस्क्रिप्टिव में सिंपली आप सर्वे करके डिस्क्राइब करते हो कि कितने स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन और कितने ऑफलाइन। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल में व्हाट से बदल के हो जाता है व्हाई समथिंग हैपेंस। व्हाई समथिंग हैपेंस, इसका सीधा सा मतलब है कि डेटा को देख करके आप इस पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन के पीछे का रीजन, कनेक्शन या पैटर्न को दिखाना चाह रहे हो। जैसे आपसे पूछ ले कि विंटर में क्यों, कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि जो नवंबर या दिसंबर का रीजन टाइम होता है उस समय सेल क्यों इंक्रीज हो जाता है। तो एक रीजन सबसे बड़ा है कि ड्यू टू फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल्स वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, मेनली अक्टूबर नवंबर में होता है। तो आप देखते हो ना कैसे फ्लिपकार्ट और ये अमेजोन वगैरह बिग बिलियन डे और ये फेस्टिवल सेल वगैरह निकालते हैं। तो उस समय सेल ज्यादा होने के कारण, मतलब सॉरी, उस समय जो फेस्टिवल का सीजन होता है तो उस समय सभी लोग कपड़ा वगैरह तो सभी लोग खरीदते हैं, तो इसलिए सेल इंक्रीज हो जाता है। तो डेटा को देख करके आपने कुछ कंक्लूजन बनाया कि मतलब वाई समथिंग हैपेंड, मतलब वाई क्लॉथ सेल्स इंक्रीज्ड इन विंटर सीजन। समझ रहे हो। तो ये एनालिटिकल रिसर्च है। फिर है आपका अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च आपका एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देता है, ठीक है, या कह सकते हो कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। जैसे अभी हमने फार्मिंग में देखा, तो आपको पता है कि ड्राउट प्रोन एरिया में आप एक तरह से उनको बताए कि हाउ टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज इन फार्मिंग। तो ड्रिप एरिगेशन, स्प्रिंकलर का यूज करना, तो ये एक तरह से सॉल्व किया उन्होंने, फार्मिंग का एक तरह से वेस्टेज ना हो पाए, ठीक है, जहाँ की वाटर का वेस्टेज ना हो पाए, तो उसको एक तरह से कहते हो आप कि अप्लाइड रिसर्च प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। फिर आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक या प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। बेसिक या प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि ये रिसर्च एक जैसे कहते हैं, हमने देखा था कि मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च में देखा था ना कि मतलब एक होता है कि जिनको अच्छा लगता है रिसर्च कर, ठीक है। तो ये एक तरह का रिसर्च इसलिए कि नॉलेज गेन करने के, या कह सकते हो कि क्यूरियोसिटी है कि कुछ रिसर्च किया जाए। तो आप कह सकते हो कि जैसे मान लो आप रैंडमली ये सोचने लगे कि जो हमारा मेमोरी है वो कैसे वर्क करता है ह्यूमन ब्रेन, तो बहुत सारे लिटरेचर है।
एग्जिस्टिंग रिसर्च भी है आपका, ठीक है। तो आप उस बेसिस पे पढ़ना शुरू किया और आप अपना नॉलेज को गेन कर रहे हो, और उसी नॉलेज गेन के थ्रू ही कुछ ऐसा आपने डिस्कवर कर दिया। समझ रहे हो? एग्जिस्टिंग जो रिसर्च या एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, उसके थ्रू आपने नॉलेज गेन करा और उसी में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। तो कहते हैं डन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, मतलब आप बहुत क्यूरियस हो। फिर है आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव बहुत आसान है, आपको देख के ही लग रहा है कि क्वांट वगैरह नंबर और स्टैटिस्टिक्स का बात। समझ रहे हो? यहाँ पे डेटा जो है एनालाइज किया जाता है मैथमेटिकल। क्यों? क्योंकि नंबर्स होते हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड ही यूज हो। एक एग्जांपल ऐसे कि आप एक महीने में कितने लोग कह सकते हो कि प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको काउंट करना। तो ये क्वांटिटेटिव कह सकते हो कि यूजेज नंबर एंड स्टेटिस्टिक्स। ठीक है। फिर है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जस्ट उल्टा क्वांटिटेटिव का। यहाँ पे आइडियाज, फीलिंग्स या सोशल सिचुएशंस के बारे में, कुछ भी नंबर्स या स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में नहीं। तो अदर देन मैथमेटिकल मेथड जो भी यूज होगा, जैसे टेक्सचुअल एनालिसिस, किसी को थेमेटिक एनालिसिस भी बोलते हैं, या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराना या डिस्कशन करना, उसके थ्रू कुछ अगर इनोवेटिव आइडियाज आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। समझ रहे हो? तो इसका आप कह सकते हो कि आइडियाज, इंटरव्यूज, ये फोर टर्म्स हैं। डिस्कशन या थेमेटिक एनालिसिस बोल लो, थेमेटिक और टेक्स्ट एनालिसिस बोल लो। फिर है आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में जो आपका आइडिया और थियरी है, उसी के बेसिस पे आप बिल्ड अपॉन कर। फंडामेंटल रिसर्च से थोड़ा थोड़ा मैच करता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ठीक है। तो बट फंडामेंटल में क्या था कि आप नॉलेज गेन करना, मतलब मेन मोटिव आपका क्या है? नॉलेज गेन करना। रिसर्च मेन मोटिव नहीं था। टू गेन नॉलेज। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इंपेरिकल, ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में आप बेसिकली यहाँ पे भी बिल्ड अपॉन कर रहे हो एग्जिस्टिंग थियरी पे, बट यहाँ पे आपका मोटिव है कि नया मॉडल क्रिएट करना या नया कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। ठीक है। तो इसको कह सकते हो आप टू डेवलप अपॉन एग्जिस्टिंग थियरीज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च अगेन ये रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन पे या एक्सपेरिमेंट पे कह सकते हो कि बेस्ड होता है। ठीक है। और इसमें आप इंपेरिकल रिसर्च डेटा कलेक्ट करके ही कर सकते हो, आप किसी एग्जिस्टिंग तरी मतलब आप नहीं कर सकते। मतलब जैसे कैसे हमने अभी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में एग्जिस्टिंग जो हमारा थियरी या एग्जिस्टिंग डेटा पहले से जो रिसर्च हुआ है उस पर कर रहे थे। इंपेरिकल रिसर्च में आपको यू हैव टू टेस्ट थियरीज बाय कलेक्टिंग न्यू डेटा, मतलब फ्रेश डेटा आपको लेना होगा। ठीक है। अगर इसका एग्जांपल आप जानना चाहो तो जैसे एक नया ड्रग आया, ठीक है, या कोविड वैक्सीन आया, तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि हाउ इट वर्क। तो आप पेशेंट्स पे ट्राई करोगे उसको, तभी आपको पता लगेगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है आपका वैक्सीन। ठीक है। फिर आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसको काउजल कॉम्पेरेटिव भी बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि काउजल कॉम्पेरेटिव क्यों कहते हैं। उसका रीजन ये है कि ये रिसर्च जो है काउज एंड इफेक्ट को शो करता है। काउज एंड इफेक्ट का मतलब, काउज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि एक एग्जांपल से मैं बताता हूं कि और दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। मतलब यहाँ पे ये नहीं कि
एग्जिस्टिंग मतलब यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग नहीं जो है तो मतलब यहाँ पे एग्जिस्टिंग मतलब आप कह सकते हो कि कुछ काउजेस के कारण जो इफेक्ट क्रिएट हुआ वो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, हम वेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हैपेंड का मतलब इफेक्ट दिख चुका है। जैसे मान लो आपको स्टडी करने दे दिया जाए कि अगर पीपल वीडियो गेम प्ले करते हैं देन उनको जो लोग ज्यादा प्ले कर रहे हैं उनको आई प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे वीडियो गेम खेलना इज अ काउज और आई प्रॉब्लम होना इज अ इफेक्ट। ठीक है, तो ये रिसर्च तभी आएगा काम में कि आपको इफेक्ट दिख चुका है। समझ रहे हो, अगर वीडियो गेम खेलने से किसी को आई प्रॉब्लम होगा ही नहीं तो क्यों रिसर्च करना। तो इस वाले रिसर्च में क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ने लगो कि हाँ अचानक से वीडियो गेम का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, जो हमारे जेनजी हैं वो यूज कर रहे हैं। और उसी समय ये भी देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स के पास आई प्रॉब्लम वो भी इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो हम काउज और इफेक्ट दिख गया, अब हम रिसर्च करके कुछ उसका सॉल्यूशन वगैरह निकालेंगे। बट ये काउज एंड इफेक्ट का रिलेशन हमें दिख गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च एक एक साइकिल में चलता है। जैसे साइकिल पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं इसको समझाता हूँ। साइकिल इन द सेंस की प्लान, फिर है आपका एक्ट। प्लान अगर हो गया तो एक्ट करो, फिर अगर एक्ट कर लिए हो तो ऑब्जर्व करो अपने रिजल्ट, और अगर ऑब्जर्वेशन है देन यू हैव टू रिफ्लेक्ट। आप एक एग्जांपल कि एक टीचर जो है उसको अपना नया टीचिंग मेथड को टेस्ट करना। क्यों टेस्ट करना है? रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। रिजल्ट को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? ताकि बच्चों का रिजल्ट इंप्रूव हो सके। समझ रहे हो? तो प्लान क्या है कि एक नया टीचिंग मेथड हम लाने जा रहे हैं। एक्ट क्या है? उन्होंने उस टीचिंग मेथड को पढ़ाया। ऑब्जर्व क्या है कि उस टीचिंग मेथड के कारण रिजल्ट पे क्या इफेक्ट दिखा। रिफ्लेक्ट क्या है कि अगर रिजल्ट इंप्रूव हुआ है तो, नहीं मतलब रिजल्ट पे इफेक्ट दिखा है तो वो कैसे इंप्रूव हुआ है, मतलब बच्चों को किस तरह से इंप्रूवमेंट दिखा रहा है उसका। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन और इस ऑब्जर्वेशन का रिफ्लेक्शन बच्चों पे। समझ रहे हो? तो रिसर्चर विल ऑब्जर्व और रिफ्लेक्शन जो है आपका स्टूडेंट पे दिखेगा। तो ये है एक्शन रिसर्च। फिर आपका हिस्टोरिकल और क्लिनिकल रिसर्च, नाम से ही बहुत ही आसान है। हिस्टोरिकल का मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ होगा और क्लिनिकल का मतलब आपका हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कुछ है। बट फिर भी हम देखें, हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब पास्ट इवेंट से, पास्ट इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा है आपका रिसर्च। जैसे आप मान लो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट के बारे में रिसर्च करना चाहते हो तो आपको जाहिर सी बात है जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं या कुछ लोग जो कि इंडिपेंडेंस के समय के लोग अभी भी जिंदा हैं उनसे आप जा करके इंटरव्यू करोगे उनका, या फिर उनका सर्वे उनके थ्रू करोगे। तो ये जो प्रोसेस होता है वो हिस्टोरिकल रिसर्च का होता है। हिस्टोरिकल न्यूज, हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू करना। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च में इट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड मेडिसिन। ठीक है, हेल्थ एंड मेडिसिन। तो मतलब क्लिनिकल रिसर्च में इसी तरह से कि हेल्थ और मेडिसिन इन द सेंस कि आप कोविड-19 का एग्जांपल हो, जैसे आपको वैक्सीन आया तो आपको फिर चेक चेक करना है कि इस वैक्सीन का क्या एफिशिएंसी है या इफेक्टिव कितना है ये वैक्सीन। ठीक है, तो इसके बाद भी कुछ तीन चार रिसर्च कह सकते हो टाइप्स हैं ही है रिसर्च के, बट ये मोर और लेस एक तरह से टर्मिनोलॉजी है रिसर्च का। बट क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में तो हम देख लेंगे। पहला है आपका फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी ये एक तरह का क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, बेसिकली ये हाउ पीपल एक्सपीरियंस समथिंग, इस चीज को देखता है। हाउ पीपल एक्सपीरियंस समथिंग। अब ये जैसे मान लो आपको ये चीज स्टडी करने दिया गया कि हाउ पेशेंट्स फील व्हेन दे स्टे इन हॉस्पिटल।
तो उनका एक्सपीरियंस को नोट करके एक कंक्लूजन निकालना, इस तरह का चीज करने को बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी, और ये भी एक रिसर्च का ही टाइप। नेक्स्ट है आपका इथनोग्राफी। ये भी आपका नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों क्लियर हो जाना चाहिए? इथनो से ही बनता है एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप मतलब कोई एक पार्टिकुलर एथनिक सोसाइटी, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है आपका, साउथ इंडिया हो सकता है, ये पार्टिकुलर इथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो रिसर्चर बेसिकली इसमें एक पार्टिकुलर ग्रुप के विदिन में या एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के बीच रह करके जो रिसर्च करते हैं, और उनके बोलने का तरीका, उनका लर्न करने का तरीका, उनके कल्चर को, उनके लाइफ को स्टडी करना, बेसिकली कॉल्ड इथनोग्राफ। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कोई रिसर्चर एक विलेज में रह रहा है, उनके लोकल ट्रेडिशन को स्टडी करके कुछ रिसर्च में फ्रूटफुल कंट्रीब्यूशन दिखाने की, ठीक है। तो इसमें कह सकते हो कि रिसर्चर लिव विद इन अ ग्रुप, रिसर्चर लिविंग विद इन अ ग्रुप और विद इन अ ग्रुप और सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्राउंडेड थियरी। ग्राउंडेड थियरी, ग्राउंडेड थ्योरी होता है कि ये बिल्कुल न्यू होता है। मतलब ग्राउंडेड थ्योरी मतलब पहले से कुछ वर्क नहीं हुआ हुआ, आप एकदम स्क्रैच से सब कुछ कर रहे हो। स्क्रैच से मतलब आप कह सकते हो कि वर्क प्लेस मोटिवेशन के बारे में स्टडी करना, कि मतलब एक थियरी बनाओ या एक रिसर्च करो कि वर्क प्लेस मोटिवेशन क्या क्या होता है। और ये ग्राउंडेड मतलब बिल्कुल नया रिसर्च। ठीक है। तो कह सकते हो कि डेवलपिंग या डेवलप्स न्यू, डेवलप्स न्यू थियरीज बेस्ड ऑन या बेस्ड डायरेक्टली ऑन कलेक्टेड data. It will be, it will not be based on preset ideas. ठीक है, पहले से कुछ नहीं है यहाँ पे। और लास्ट है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बेसिकली आप कह सकते हो कि ये तब किया जाता है जब किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत ही कम जानकारी हो। आपने पढ़ा होगा कि बहुत बार आपको ईडीए करना होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो वो भी इसी का एक सब पार्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। ठीक है। कि आपको ये पता करना है कि स्टूडेंट कैसा फील कर रहे हैं जब एआई को एजुकेशन में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मतलब ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कोई नया टॉपिक आया है, उसके बारे में बहुत कम पता है, और अब आपको उसके बारे में जैसे भी रिसर्च करके आप डेटा के थ्रू आप सर्वे करो, क्वेश्चनर लो, इंटरव्यू करो, जैसे भी करो, बट आप जिसके बारे में बहुत कम पता है उसके बारे में और भी चीजें आपको बताना है। जैसे एनईपी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की स्टार्टिंग थे, जैसे उसको पहले इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका क्या इफेक्ट है, इस चीज को जानने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोफेसर को प्रोजेक्ट असाइन किए कि आपको इम्पैक्ट देखना है एनईपी का डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि इट इज डन व्हेन लिटिल इज नोन अबाउट अ टॉपिक। ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च। इससे मतलब इतना एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा है, इसलिए मैं सब लगभग कर दिया हूँ इसमें, और इससे ज्यादा होता भी नहीं है आई थिंक। अब हम थोड़ा सा देखेंगे
कुछ क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में करा देता हूँ आपको। फर्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। तो अभी हमने पढ़ा था कि रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक, तो आप ऐसे टर्म देखो, सिस्टमेटिक है मतलब सही है आपका। सिस्टमेटिक, लॉजिकल, अनबायस्ड होना चाहिए, ये भी है। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डेटा एनालिसिस, आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल, ये सब होना चाहिए, तो बी भी सही। इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी मतलब ट्रूथफुल, ट्रस्ट वर्दीनेस का बात हमने किया था, तो ऑप्शन सी भी सही है। नॉलेज इन्हांस होना चाहिए मतलब कुछ सॉल्यूशन आपने दिया, आपने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को, तो ऑप्शन डी भी सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन फोर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ रिसर्च आर एसोसिएटेड विथ क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का अभी हमने पढ़ा है, क्वालिटेटिव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो उसी बेसिस पे हम अभी देखेंगे। तो पहला है कि एक्चुअल सेटिंग एज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा। बिल्कुल, एक्चुअल सेटिंग मीन्स कि इसमें कुछ डेटा कलेक्शन का चीज पे नहीं हम जा रहे हैं। बी डेटा कलेक्शन, ये तो गलत हो जाएगा, ये सही है। सी आपका कंसर्न विद प्रोसेस रादर देन सिंपली विद आउटकम। प्रोसेस मीन्स आप इसमें देखते थे कि आपका इंटरव्यू कराना, आइडियाज पे फोकस करना, ठीक है, वो चीज पे ज्यादा था, आउटकम पे कम बात हो रहा था, तो ऑप्शन सी भी सही है। रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेनिंग द काउज, काउज एंड इफेक्ट आपका एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होता था, क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं था, तो ये डी नहीं होगा। इट इज कंसर्न विद व्हाट आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट का रोल होता है इसमें क्योंकि इंटरव्यू होते हैं, तो ऑप्शन ई भी सही है। तो आई थिंक ए सी ई ऑप्शन टू करेक्ट होगा। एक लास्ट है आपका टाइप ऑफ रिसर्च का, हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जीन पैगेट गेव अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ इस। तो इसका आंसर फंडामेंटल रिसर्च क्यों होगा? भले ही आपको जीन पैगेट के बारे में नहीं पता है, बट आप देख रहे हो कि उन्होंने थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वहां पे हमने एग्जांपल क्या दिया था कि ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है, इस चीज के बारे में पता करना। तो मोस्टली ऐसा चीज जो कि कह सकते हो कि नॉलेज गेन करने के लिए किया जाता है, जीन पिगेट ने ये चीज नॉलेज गेन करने के लिए किया था, और अल्टीमेटली उस नॉलेज गेन के प्रोसेस के दौरान उन्होंने ये थ्योरी दी, इसलिए ये फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो ये था आपका, आई थिंक कुछ हमने क्वेश्चन भी देख लिए। बाकी आपका रिसर्च का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आपको बेस्ट विशेस है मेरे तरफ से, आप आगे अच्छा से करें इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच।